गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात की थी गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं के बारे में। गैसों के लिए ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत हमने पढ़ा और उस सिद्धांत के आधार पर हमने बताया कि गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं किस प्रकार की होती हैं। आगे हम बात करेंगे ठोसों की विशिष्ट ऊष्माओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ठोस और गैस में क्या डिफरेंस है। गैस के अणु दूर दूर होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं और पात्र में इनके बीच की आणविक दूरी अधिक होती है और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जबकि ठोसों में इसके ऑपोजिट क्या होता है कि इनकी अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है। यानी कि इस तरह से होते हैं ठोसों में अणु। अगर इसे हम देखें एंगस्ट्रॉम लेवल में, तो इन अणुओं को क्या माना जा सकता है। अणुओं के बीच में जो बॉन्ड होता है, दो अणुओं के ठोसों के दो अणुओं के बीच में, ठोस का अध्ययन कर रहे हैं, ठोसों के दो अणुओं के बीच में जो बॉन्ड है उसे स्प्रिंग नुमा माना जा सकता है। कैसे माना जाता है? स्प्रिंग नुमा माना जा सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ठोसों के अणुओं में स्थानांतरण गति के साथ साथ दोलन गति भी होती है। स्प्रिंग में क्या होता है, इस माध्य अवस्था के इर्द गिर्द अणु दोलन करते रहते हैं, यानी कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो गतिज ऊर्जा के साथ साथ में इसमें कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो ठोसों के लिए ऊर्जा हम देखें किसी एक दिशा में, ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत देखने के लिए हम सबसे पहले किसी एक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा का मान देखते हैं। तो ऊर्जा E किसी एक डायरेक्शन में देख लेते हैं, x किसी एक डायरेक्शन में देखते हैं, तो एक मिलती है हमें हाफ mv²। ठीक है, हाफ mvx²। x दिशा में जब ये गति करेगा तो हाफ mvx² इसकी गतिज ऊर्जा मिलती है। गतिज ऊर्जा T मिलती है। साथ ही साथ इसमें क्या मिलेगी, इस दोलन गति की वजह से हाफ kx² स्थितिज ऊर्जा मिलती है। क्या ये स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा जिसे V से डिनोट करें, स्थितिज ऊर्जा V मिलती है। तो हमने ये देखा था कि स्थानांतरण गति के लिए एक दिशा में एक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित माध्य ऊर्जा थी हाफ kBT। इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा के लिए भी माध्य ऊर्जा होगी हाफ kBT, यानी कि टोटल हो गई kBT। kB यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यानी कि ये तो हमने ली ऊर्जा और यहाँ माध्य ऊर्जा, माध्य ऊर्जा Ex बार। ठीक है, तो Ex बार हमें मिला है kBT। यानी कि यदि ठोस के अणु के लिए ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत को सत्य माना जाए तो प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा का मान होगा kBT। ठोस पदार्थ के लिए, ठोस अणु के लिए, ठोसों के अणुओं के लिए। अब ये तो हुई एक अणु के लिए माध्य ऊर्जा। यदि मैं n अणुओं के लिए बात करूं, एक अणु के लिए यदि बात करें n अणुओं के लिए, n अणुओं के लिए Ex बार हो जाएगा n kBT। ठीक है, और n kBT हो गया। इसी तरह से यदि स्थानांतरण गति में मैं तीनों डायरेक्शन को इंक्लूड करूं, यानी कि E क्या हो जाएगा, Ex बार प्लस Ey बार। प्रत्येक दिशा में यही आ रही है n अणुओं के लिए माध्य ऊर्जा, तो Ex बार प्लस Ey बार प्लस Ez बार। ये क्या मिल जाएगा मुझे, 3n kBT। तीनों दिशाओं में सेम है, इसलिए 3n kBT मिल गई। इसे मैं लिख सकती हूँ 3nRT। कल जिस तरह से लिखा था उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 3nRT। तो ये तो मिली मुझे इसकी ऊर्जा। अब बात करते हैं नियत आयतन पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। इसलिए नियत आयतन पर
ठोस की विशिष्ट ऊष्मा। ठोस की विशिष्ट ऊष्मा जिसे Cv से रिप्रेजेंट किया जाता है। Cv इज इक्वल टू होगा dE/dt, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ 1 मोल के लिए ले लूं, 1 मोल के लिए अगर मैं लूं तो क्या हो जाएगा, 3RT हो जाएगा, ये हो जाएगा 3RT। तो dE/dt यानी कि E की वैल्यू क्या है 3RT, ये हो जाएगा 3R, यानी कि Cv की वैल्यू हमें मिल गई है 3R। ये है सामान्य ताप पर। सामान्य ताप पर ठोसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान हो गया 3R, और सभी प्रकार के ठोस के लिए 3R ही होगा। और यह नियम सबसे पहले किसने दिया, ड्यूलॉन्ग पेटिट ने। ड्यूलॉन्ग पेटिट का नियम, सबसे पहले इस नियम को दिया ड्यूलॉन्ग पेटिट ने। लेकिन अगर हम बात करें, यह है सामान्य ताप पर, किस ताप पर, सामान्य कमरे के ताप पर। लेकिन जैसे जैसे ताप कम किया जाता है, वैसे वैसे ठोसों का बिहेवियर कुछ अलग होने लगता है और विशिष्ट ऊष्मा 3R में रहकर उससे कुछ कम होती जाती है। इस बिहेवियर को, इस व्यवहार को, ठोसों के इस व्यवहार को ड्यूलॉन्ग पेटिट नहीं समझा पाए, इसीलिए उसके बाद में आइंस्टीन और डिबाई ने इसके बारे में अपनी अवधारणाएं मानी पहले कुछ, और फिर उस नियम को प्रतिपादित किया। आइंस्टीन और फिर उसके बाद में डिबाई आया। ग्राफ अगर देखें Cv का T के साथ में, तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिल रहा है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 3R के इक्वल है, यानी कि सामान्य ताप पर सभी ठोसों की विशिष्ट ऊष्माएं 3R के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे ताप कम किया जाता है, तो सबसे पहले इसका बिहेवियर लीनियर होता है, यानी कि ताप बढ़ाने के साथ में, ताप को कम करने के साथ में विशिष्ट ऊष्मा का मान लीनियरली कम होता है, और आगे जाकर और कम करने पर T³ के समानुपाती हो जाता है, ठीक है। इस लॉ से Cv का मान कम होता जाता है ताप को कम करने के साथ में। इस बिहेवियर को ड्यूलॉन्ग पेटिट नहीं समझा पाए, तो जब आइंस्टीन ने कोशिश करी कि मैं इस बिहेवियर को समझा पाऊं, तो वो भी यहाँ से यहाँ तक तो समझा पाया, लेकिन इसके आगे वो भी फेल हो गया। इसके आगे आइंस्टीन की थ्योरी काम नहीं करती है। लेकिन फिर डिबाई आया, और डिबाई ने इस बिहेवियर को भी समझाया, इस बिहेवियर को भी समझाया, और साथ में इस बिहेवियर को भी समझाया। तो ये तो बात हुई ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा। माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। गैस के अणु, मान लीजिए एक पात्र है, इस पात्र में कई सारे गैस के अणु हैं। गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत में हमने पढ़ा कि गैस के अणु सभी दिशाओं में सभी संभव चाल से गति करते हैं, और जब ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब टक्कर से पहले ये एक दूसरे पर कोई बल नहीं डालते, इसका मतलब इसमें गतिज ऊर्जा होगी, और इस तीव्र वेग से गति करते हैं। और जैसे ही एक अणु दूसरे अणु से जाकर टकराता है, इसके वेग की दिशा में परिवर्तन होता है और ये किसी और दिशा में चला जाता है। मान लीजिए अगर हम बात करें किसी एक अणु के बारे में,
किसी एक अणु की गति के बारे में अगर हम बात करें तो अणु किस प्रकार से गति करता है। मान लीजिए ये एक अणु है, ये यहाँ से गति करता है v वेग के साथ में और जाकर यहाँ पे इसको एक अणु मिल जाता है, इससे टकराता है। ठीक है, इससे टकराने के बाद में इसकी वेग की दिशा बदलती है। यहाँ पर एक अणु मिला और इसकी वेग की दिशा बदलकर इस तरह से हो गई। यहाँ पर इसको फिर से एक अणु मिला और इसकी दिशा बदलकर इस तरह से हो गई। यहाँ पर एक और अणु मिला, यहाँ से इसकी दिशा बदली, एक और अणु मिला, इस तरह से निरंतर इस अणु के वेग की दिशा बदलती है और ये पात्र के पूरे आयतन में गति करता रहता है। अणु की इस प्रकार की गति को कहा जाता है यादृच्छिक गति, ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, अणु की पात्र में, गैस के अणु की पात्र में, गैस के अणु की पात्र में गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। यादृच्छिक गति कहते हैं। तो इस तरह से जो इसने एक टक्कर में दूरी तय की, मान लीजिए वो λ1 है, दूसरी टक्कर में λ2, तीसरी टक्कर में λ3, λ4, λ5, इस तरह से वो कई सारी दूरियां तय करता है। तो इन सभी दूरियों का जो औसत होगा, मान लीजिए वो n टक्कर करता है, तो n टक्कर में तय दूरियों का औसत ही माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। मान लीजिए अगर इन सभी दूरियों का टोटल s है तो s/n क्या हो गया, माध्य मुक्त पथ हो गया। आगे देखते हैं हम देखते हैं माध्य मुक्त पथ के लिए सूत्र का व्युत्पन्न। मान लेते हैं किसी एक अणु का, मतलब सभी अणु एक समान होते हैं, तो एक अणु का ये जो व्यास है ये d मान लेते हैं। एक अणु का व्यास d मान लेते हैं, यानी कि कोई भी अणु जब आकर इस अणु से टकराएगा, इस तरह से टकराएगा, इस अणु का व्यास भी है d, इधर भी किसी भी डायरेक्शन में जब कोई अणु टकराएगा तो उसका व्यास है d, यानी कि एक अणु अपने आसपास d त्रिज्या के एक बेलन का एक प्रभावी क्षेत्र का निर्माण करता है। ये काल्पनिक प्रभावी क्षेत्र है, यानी कि इस अणु के इर्द गिर्द एक d त्रिज्या के एक बेलन का हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, इसकी त्रिज्या d है। ठीक है, यानी कि कोई भी अणु जब इस प्रभाव क्षेत्र में आएगा तो इस अणु से टक्कर अवश्य करेगा। इस काल्पनिक परिक्षेत्र का हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते हैं, यानी कि काल्पनिक परिक्षेत्र का काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन सिग्मा से रिप्रेजेंट करें पाई डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, डी की त्रिज्या हो गई तो ये पाई डी स्क्वायर हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब माना कि कोई अणु है, हमने सभी अणुओं को स्थिर माना है और किसी एक अणु पर हम अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसी एक अणु को हम गतिमान मान रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक अणु है v चाल से गति कर रहा है। माना एक अणु की चाल v बार है। ठीक है, v बार चाल से अगर वो गति कर रहा है तो t समय में
होगी उस अणु द्वारा, v समय में t समय में तय दूरी होगी v बार t होगी, ठीक है, v बार t होगी। इसे मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब माना कि एकांक आयतन में माना एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। यदि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है तो t समय में टक्कर करने वाले या फिर टक्करों की संख्या कितनी होगी, जितने की उस गतिमान अणु को अपने रास्ते में अणु मिलेंगे। इसकी संख्या क्या होगी, आयतन है सिग्मा अपना क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई करूं मैं दूरी से, इस दूरी में n अणु उसको मिलते हैं, एकांक आयतन में n अणु मिलते हैं, यानी कि टक्करों की संख्या कितनी हो गई, सिग्मा v बार t इंटू n हो गई। अब माध्यमुक्त पद क्या होगा, माध्यमुक्त पद है तय की गई दूरी का औसत है माध्यमुक्त पद। माध्यमुक्त पद लैम्डा इज इक्वल टू t सेकंड में तय की गई दूरी, t सेकंड में तय की गई दूरी अपॉन t सेकंड में टक्करों की संख्या। यही है माध्यमुक्त पद लैम्डा मीन फ्री पाथ, यानी कि t सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, समीकरण 2 से v बाय t, ठीक है। और टक्करों की संख्या क्या है, इक्वेशन नंबर 3 अगर इसे नाम दे तो इक्वेशन नंबर 3 से सिग्मा v बार t इंटू n हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 जिसमें हमने सिग्मा की वैल्यू रखी थी, सिग्मा का मान रखा था, तो इक्वेशन 1 से सिग्मा का मान यहाँ रखा जा सकता है कि v बार t से v बार t कैंसिल हो गया, 1/πd² n हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना माध्यमुक्त पद। अब ये तो हमने अपने इमेजिनेशन से किया, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मैक्सवेल का जो वेग वितरण नियम कहता है कि कोई भी एक अणु गतिमान नहीं होता है। हमने यहाँ पे माना कि एक अणु गतिमान है, लेकिन मैक्सवेल का नियम ये कहता है कि पात्र में सभी अणु गतिमान होते हैं। जब सभी अणुओं को लिया जाता है मैक्सवेल के नियम को लेकर, अगर हम इस सूत्र को व्युत्पन्न करें तो ये हमें मिलता है परंतु मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रयोग करने पर क्या मिलता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2πd² मिलता है। और माध्यमुक्त पद का एक्चुअल फॉर्मूला भी यही है, यानी कि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर हम माध्यमुक्त पद का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यही यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।